अस्सलाम वालेकुम बच्चों, होप यू ऑल आर फाइन, यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और ठीक होंगे। हमारा लास्ट लेक्चर जो था पिछली बार का, कल का, हम लोगों ने बात की थी ऑन चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 को तकरीबन ख़त्म कर दिया था, चैप्टर नंबर 9 को तकरीबन एंड कर दिया था पिछले लेक्चर में। आज जो हमारी डिस्कशन चलेगी वो चैप्टर नंबर 9 प्लस 10 को भी आज हमने कोशिश करनी है ख़त्म करने। 12 बच्चे आ गए, 13 बच्चे हो गए। वालेकुम अस्सलाम जॉन, रुखैमा वालेकुम अस्सलाम, दानिया वालेकुम अस्सलाम। जब तक आप लोग बच्चे आहिस्ता आहिस्ता ऑनलाइन हो रहे हो, मैं थोड़ा सा यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पर लिखता हूँ। वालेकुम अस्सलाम सब बच्चों को। शरात अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अरे बेटी, आई कुडंट फाइंड योर क्वेश्चंस, मुझे आप क्वेश्चंस दोबारा भेज दें काइंडली। मोमिना वालेकुम अस्सलाम, फिज़ा वालेकुम अस्सलाम बेटी, चौधरी मुनीम वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह, हैव अ नाइस डे यू टू। ईद मुबारक इन एडवांस। वालेकुम ईद मुबारक, यानी खैर मुबारक। सर FLP डिस्कशन, यस FLP डिस्कशन, 2 FLPs पेंडिंग है, करूँगा डिस्कशन। 2 FLPs पेंडिंग है, एक दिन पहले बता दूंगा। जिस दिन मेरे पढ़ाने का मूड नहीं ना होगा उस दिन FLP डिस्कस कर डालूंगा। मुझे कल करनी चाहिए थी डिस्कशन, लेकिन कल इंशाल्लाह ऑनवर्ड आगे करूँगा। लब्बैक क्या उस्ताद अली तुम बहुत तेज हो यार। लो भाई, एक्सरे डायफ्रैक्शन पे बात करनी है। यहाँ पे एक बड़ा मजे का पॉइंट वो ये है कि एक्सरे डायफ्रैक्शन हमने पढ़ी है थ्रू क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स। एक्सरे आर डायफ्रैक्टेड थ्रू क्रिस्टल्स, थ्रू क्रिस्टल्स। कैन एनीवन टेल, कोई आप में से मुझे कोई ये बता सकता है कि व्हाई दीज एक्सरेज आर नॉट डायफ्रैक्टेड थ्रू डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग? ये एक्सरे डायफ्रैक्शन में हमने क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्यों इस्तेमाल किया, निकल का क्रिस्टल इस्तेमाल किया? ये एक्सरे डायफ्रैक्शन हम लोगों ने डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में से क्यों नहीं करवाई? वालेकुम अस्सलाम लारिश, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन, आई एम गुड। उम्मीद है आप भी बखैर वाफियत होंगे। सर जी छुट्टियों का बताएं। मैं क्या बताऊं मेरा पुत्र। सर FLP बहुत ही कॉन्सेप्चुअल था जॉन, ये आपने मतलब ताने का तीर मारा है या वाकई कॉन्सेप्चुअल था, जरा बताइएगा। तैयबा कैसा था FLP बेटी? सर इस ईद पे आपके लिए आप क्या ले रहे हैं? इस ईद पे मैं सिर्फ नींद और सुकून ले रहा हूँ। इस ईद पे मैं सिर्फ नींद ले रहा हूँ। यार मैं 2 दफ़ा मार्केट का चक्कर लगा चुका हूँ, मंडी का, और यकीन करें वो बस फिर जाके मुझे एहसास हुआ कि नहीं यार आज वापस चलो। मैं ईद से ना ईद की सुबह को खरीदूंगा, शायद फिर जानवर को अच्छा मिल जाए। मुश्किल था FLP, मुश्किल था। चलें मैं डिस्कस करवाऊंगा सायरा। सर जी आज थोड़ा पढ़ाइएगा, मेरा रजिस्टर ख़त्म होने वाला है। तो रजिस्टर ख़त्म होने वाला, कोई बात नहीं, दीवार शवार पे लिख लेना, कोई मसला नहीं। तो मुझे सवाल ये है कि वाई दीज एक्सरेज आर डायफ्रैक्टेड थ्रू क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स। तो उसका ज़रा रीज़न सुनिएगा। जो एक्सरेज हमारे पास होती हैं इनकी वेवलेंथ तकरीबन 10⁻⁻10 के ऑर्डर की होती है। इनकी वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉम लेवल -10 मीटर के ऑर्डर की, जैसे 1 एंगस्ट्रॉम बोलते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम के लेवल की होती है। जबकि जो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है उसकी स्लेट इसके मुकाबले खुली होती है। उसकी स्लेट का साइज जो है डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में, जो स्लेट का साइज है वहां पे दैट D is 1 माइक्रोमीटर या ज्यादा से ज्यादा 0.1 माइक्रोमीटर होगा। तो वहां पर स्लेट वाइड ओपन होती है। एक्सरे की वेवलेंथ छोटी है, एक्सरे इजिली डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में से पास हो जाती है। सो यहाँ पे जो पॉइंट बगौर समझने के वो ये है कि एक्सरेज कैन नॉट बी डायफ्रैक्टेड थ्रू डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। दे कैन नॉट बी डायफ्रैक्टेड थ्रू ग्रेटिंग, थ्रू ग्रेटिंग। ये ग्रेटिंग में से डायफ्रैक्ट नहीं होती बल्कि एज इट इज अनडिफ्लेक्टेडली पास हो जाती है। अच्छा मुश्किल था। मोमिना सर टुडे योर स्टूडेंट फ्रॉम यूनिक कॉलेज इज हियर। अच्छा जी मोमिना कौन जी? यूनिक कॉलेज? मैं यूनिक के शायद ही कोई कैंपस हो मैं जहाँ ना पढ़ाया हो। GTR कैंपस में मैंने पढ़ाया, दरोगेवाला में पढ़ाया, फिर उसके बाद मैंने शालीमार कैंपस में पढ़ाया, मैंने लाहौर में 110 है वो वाला बेखे वाले मोड़ पे मैंने उधर पढ़ाया, फिर मैंने पढ़ाया लोअर माल में पढ़ाया, फिर मैंने उसके बाद हेड ऑफिस 106 में मैं पढ़ा रहा हूँ, 107 में पढ़ाया। सो कौन से वाले कैंपस की हैं आप ज़रा ये भी बता दीजिएगा।
तुम्हें कौन सी ईद ही मिलती है अली, आप 2 लेक्चर्स ना लेना, ईदी ही ईदी। क्या आदत है, थैंक यू। आप फैसलाबाद की लगती है मुझे, थोड़ी सी हल्की सी हल्का टच। अच्छा, राइट, फिजा बतूल, यस, फ्रॉम लोमाल, राइट, यस, आई नो यू बेटी, आई नो यू वेरी वेल। मैं आपको बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, मतलब मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को ही बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ जो मेरे बच्चे मुझसे पढ़े हुए हैं। दे ऑल आर वेरी मच टू मी, दे ऑल आर जेम्स टू मी, मेरे लिए सारी जेम्स होते हैं। सो यस, आई नो यू। सो भाईजान ये एक्सरे डायफ्रैक्शन है, मैंने यहाँ पे बता दिया, दे आर नॉट डायफ्रैक्टेड थ्रू क्रिस्टल्स। फिजा कैसी हैं आप, ठीक हैं, बल्कि कैमरा इधर, कैसी हैं आप, ठीक हैं, मैं उधर ही हाथ हिलाई जा रहा था। दे ऑल आर their wavelength is of 1 angstrom level की उनकी वेवलेंथ होती है, वो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में से इजीली पास हो जाती है, लिहाजा उनको डायफ्रैक्ट करवाने का सिर्फ एक ही तरीका है, थ्रू क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स। और ये स्ट्रक्चर में से सबसे पहले डायफ्रैक्ट करवाने का मेथड किन के ज़हन में आया था, WH ब्रैग और WL ब्रैग एंड WL ब्रैग्स ने ये सबसे पहले तरीका सोचा था एक्सरे को क्रिस्टल में से डायफ्रैक्ट करवाने का। जी बख्तावर, देखा, थैंक यू फिजा, जज़ाकल्लाह बेटी। फिजा कह रहे बख्तावर आप भी हल्की फैसलाबादी लगती हैं, आप भी फैसलाबाद वाले टच है, कभी कभार ऑन होता है। सो WH ब्रैग और WL ब्रैग में के ज़हन में सबसे पहले, अब तवज्जो आप लोगों ने काम की तरफ करनी है कि ज़हन में सबसे पहले आया कि यार इसे क्रिस्टल में से डायफ्रैक्ट करवाने की कोशिश करते हैं, इसका डायफ्रैक्शन पैटर्न पढ़ेंगे। इन्होंने एक लॉ पेश किया, दैट लॉ वाज कॉल्ड एज ब्रैग्स लॉ, 2d sin थीटा इज इक्वल्स टू m लैम्डा। इस लॉ की क्या खसूसियत है, इस लॉ की क्या खास बात है? वो खास बात ये है बच्चा लोग कि ये d क्या है, d इज द एटॉमिक स्पेसिंग। फॉर एग्जाम्पल ये अपर लेयर ऑफ एटम्स हैं, ये लोअर लेयर ऑफ एटम्स हैं। सो भाईजान यहां पे मेरे पास ये जो 2 एटम्स के दरमियान फासला है, जो 2 लेयर्स के दरमियान फासला है, दैट इज कॉल्ड एज डी। एटम्स के दरमियान फासले को लेटेस्ट स्पेसिंग कहते हैं, 2 लेयर्स के दरमियान फासले को डी कहा जा रहा है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एज एटॉमिक स्पेसिंग। एम इज द नंबर ऑफ फ्रिंजेस, और ये थीटा तो मैं खा ही गया, तो थोड़ा सा जरा इसको पीछे से लिखते हैं, दैट इज 2d साइन ऑफ थीटा। दिस इज द डायफ्रैक्शन एंगल, कि वो किस एंगल पे, थीटा इज द डायफ्रैक्शन एंगल, कि वो किस एंगल पे डायफ्रैक्ट होके जा रही है। नॉर्मल से बनने वाला एंगल इज डायफ्रैक्शन एंगल थीटा। सो ये आपके पास सिंपल, सर ये डी क्या लिखा, डी इज ये एटम्स की लेयर के दरमियान स्पेस। मिसाल के तौर पे ये एक एटम की लेयर है, इसके ऊपर एक और एटम की लेयर है। सर मैं भी आपका स्टूडेंट हूँ, शराज आप मुझे जानते, शराज नहीं, आप कहाँ के, थोड़ा सा बताइएगा, शायद याद आ जाए, तो याद आ जाए शायद। आप वैसे कैंपस के स्टूडेंट हैं मेरे, लेकिन कैंपस से पहले कहाँ के थे जरा मुझे बताइएगा। सो ये जो 2 लेयर्स ऑफ एटम्स के दरमियान फासला है, दैट इज कॉल्ड एज डी, इसे एटॉमिक स्पेसिंग भी कहते हैं। ठीक है जी। आप ब्रैग्स लॉ की जो एप्लीकेशन है जरा वो देख लीजिए फट से, इनकी एप्लीकेशन क्या है। ब्रैग्स की ये जो डिस्कवरी है कि एक्सरेज आर डिफ्रैक्टेड थ्रू क्रिस्टल्स, ये कहां कहां पे अप्लाई होती है, इसकी मदद से हमने किसी भी मेटल के क्रिस्टल को स्टडी किया। किसी फॉर एग्जांपल हमें नहीं था पता कि आयरन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा है, चैप्टर नंबर 17 में बताऊंगा। आयरन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर BCC है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है, फिर चेंज होकर FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक हो जाता है, नाम सुने होंगे केमिस्ट्री में। फिर इसी तरह हमें नहीं था पता कि सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल कैसा, आपने पढ़ा हुआ केमिस्ट्री में क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। तो हमें कैसे पता चला, हमें एक्सरे डायफ्रैक्शन से पता चला। सो एक्सरे डायफ्रैक्शन का जो पहला यूज है, पहली एप्लीकेशन है टू स्टडी द क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स। हम इसकी मदद से क्रिस्टल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, ना सिर्फ क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को। सर आपने जौहर टाउन केप्स में पढ़ा? नहीं, केप्स में नहीं पढ़ा मैंने, केप्स जौहर टाउन में नहीं पढ़ा, चबुर्जी में था, चबुर्जी में किया हुआ काम, चबुर्जी कैंपस में। अच्छा, क्या करने लगा था मैं? मैं कहने लगा था कि सिर्फ क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स को ही स्टडी नहीं करता, बल्कि इसने मुख्तलिफ और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को भी स्टडी किया। फॉर एग्जाम्पल हेमोग्लोबिन को स्टडी किया, हेमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को स्टडी किया, वो जो बटर स्कॉच बंटी की तरह का स्ट्रक्चर होता है, बाय यूजिंग एक्सरे डायफ्रैक्शन स्टडी किया। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के स्ट्रक्चर को स्टडी किया।
एवं ना सिर्फ स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल होता है बल्कि ये आइडेंटिफिकेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है। डिफरेंट मटेरियल्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है। सो मैंने ये यूनिट्स आप इसके यूजेस एप्लीकेशंस आपके सामने लिख ली, इन्हें कहीं पर लिख लीजिएगा। ये एप्लीकेशन ही किसी न किसी किस्म का कोई एमसीक्यू बन के पूछ ली जाती है। आइडेंटिफिकेशन से क्या मुराद है? सर आपके लेक्चर में बहुत नींद आती है, अल्लाह दा वास्ता लेक्चर की टाइमिंग चेंज करवा दो। लेक्चर की टाइमिंग ओके देखते हैं काकी। पॉइंट नंबर 3 क्या लिखा है सर ने? पॉइंट नंबर 3 आइडेंटिफिकेशन लिखा है। मिसाल के तौर पे आपने कोई ऐसी नई चीज बनाई है या आपके पास एक अननोन चीज है, आपने उसको आइडेंटिफाई करना है कि ये चीज असल में है क्या। आपको मैं मिसाल के तौर पे मैं आपको ये प्लास्टिक काट के दे दूं, कहूं बताओ ये क्या चीज है, कौन सा पॉलीविनाइल क्लोराइड है, पॉलीइथाइलिन है, कौन सा प्लास्टिक है, केमिस्ट्री में अपने नाम पढ़े हुए, तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे? उसकी एक्सरे डायफ्रैक्शन करके। एक्सरे डायफ्रैक्शन से आप किसी अननोन मटेरियल को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, यानी ऐसा मटेरियल जिसका आपको अता पता ही नहीं है, जिसका बैकग्राउंड भी नहीं पता, आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो बाय यूजिंग एक्सरे डायफ्रैक्शन। कंप्लीटली अननोन मटेरियल कैन आल्सो बी आइडेंटिफाइड बाय एक्सरे डायफ्रैक्शन टेक्निक्स। ठीक है जी, ये तो आपका चैप्टर 9 मुकम्मल हो गया। चैप्टर 9 में और कोई टेक्निकल बात नहीं थी। अब यहां से आपको आगे मुझे लेके चलना है। अब यार अब आपकी तवज्जो, अब ये तो बातें सारी खेल खेल में हो गई, अब आपकी तवज्जो मुझे मुकम्मल चाहिए क्योंकि आगे मैंने सारी की सारी टेक्निकल डिस्कशंस करनी है आपके साथ। चैप्टर नंबर 10 की बेसिक्स बनानी है, टॉपिक शुरू से समझ नहीं आया। चलिए अपना हफ्सा मैं इसको दोबारा रिपीट कर दूंगा, लेकिन मुझे अभी चैप्टर नंबर 10 को शुरू करना है, तो जरा तवज्जो सबकी मेरे साथ होनी चाहिए। Chapter number 10 is regarding geometrical optics. Now, please, everyone, just listen me. कुछ देर के लिए आप लोगों ने ना मुझे तवज्जो के साथ सुनना है, खामोशी के साथ, कोई बात नहीं करनी। So that is geometrical optics. क्योंकि इस चैप्टर में जो मैं भी बातें करूंगा वो बातें आपकी बेसिक लेवल की हैं, यानी चैप्टर जो 10 है उसमें जो बातें मैंने आपके साथ शेयर करनी है, अभी जो वो किताब वाली नहीं करूंगा, वो आपने 7वीं 8वीं में जो पढ़ी हुई, जैसे आप बड़ी अच्छी तरह भुला चुके हैं, भुला दिया, जो आपने भुला दी अच्छी तरह, उन्हें डिस्कस करूंगा। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल मतलब ऐसी ज्योमेट्रीज, ऐसी शेप्स जो लाइट के फिनोमिनास के ऊपर, लाइट के प्रिंसिपल्स पे काम करती हैं। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स आर आल्सो नोन एज ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इनको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी कहते हैं। So it is also geometrical optics are also known as optical instruments. Optical instruments in geometrical optics में वो तमाम चीजें शामिल हैं जो लाइट के डिफरेंट फिनोमिना के ऊपर बेस करती है। लाइट के फिनोमिना कौन से हैं? लाइट के फिनोमिना में रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन में तमाम मिरर्स आ जाते हैं, मिरर्स, कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर, ये सारे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इसमें रिफ्रैक्शन आ जाती है, रिफ्रैक्शन में प्रिज्म है, ग्लास स्लैब है, लेंसेज हैं, कन्वेक्स लेंस है, कनकेव लेंस है। ओके, शाबाश जानी, चैप्टर नंबर 11 भी कोई चीज है। सानिया पोलराइजेशन है, इसे पोलराइजेशन का की मैंने चैप्टर नंबर 8 पे चला, मैं पोलराइजेशन पे मुझे याद करवाएगा, अभी मैंने बात शुरू कर ली, पोलराइजेशन पे मैं बात करूंगा, इतनी कोई टेक्निकल बात नहीं है। अभी इसी लेक्चर के एंड पोलराइजेशन पे भी बात कर दूंगा और हफ्सा का पॉइंट पे क्लियर कर दूंगा इंशाल्लाह, अगर मुझे याद रहा तो इंशाल्लाह। सो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स मैंने बताया था रिफ्रैक्शन पे, रिफ्रैक्शन में क्या बड़ा अपने तवज्जो के साथ, सारे बच्चों की तवज्जो मेरी तरफ होनी चाहिए। अभी अगर कुछ रह गया तो सुन लें ताकि कोई चीज हमारी रह ना जाए, ठीक है। रिफ्रैक्शन पे लेंसेज बेस करते हैं, ग्लास स्लैब है, प्रिज्म बेस करती है, और उसके बाद इसी तरह अगर आप बात करें फॉर एग्जांपल डायफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन पे डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग बेस करती है, तो ये सारे के सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। मगर हमारी किताब में इस वक्त जो इंपॉर्टेंट है, सर जी जरा बैटरी चेंज कर दीजिएगा, मगर हमारी किताब में जो इस वक्त इंपॉर्टेंट एक ही डिस्कस किया गया वो सिर्फ और सिर्फ लेंस है, और वो भी कन्वेक्स लेंस। सो हमने जिस पे बात करनी है अपने कोर्स में वो सिर्फ एक ही ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिस पे बात करनी है, वो कन्वेक्स लेंस है। मगर कन्वेक्स लेंस इतना सिंपल नहीं है। देखिए एक ही दिया हुआ है तो उसका मतलब है इसकी मुकम्मल डिटेल हमें पता होनी चाहिए। वो इतने अच्छे तो है नहीं कि सिर्फ एक ही सिंपल सी चीज दे दें और हम मजे मजे से वो कर लें और वो बड़ी सिंपल हो। इसकी मुकम्मल डिटेल हमें पता होनी चाहिए। तो भाईजान इसकी डिटेल पता करने के लिए हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप लोगों ने गौर से देखने मेरे साथ साथ, मैं बोलता जाता हूं तो सुनते जाइएगा। सबसे पहला जो बेसिक कॉन्सेप्ट है दैट इज यू मस्ट नो द डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज, रियल इमेज और
वर्चुअल इमेज का फर्क आपको पता होना चाहिए, रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है। लो भाई बैटरी चेंज हो रही है, फिर मैं फर्क बताता हूं, फिर तुहानू दसना मैं फर्क की हुंदा। बैटरी नहीं हुई चेंज, हो गई। लो भाई व्हाट इज मेंट बाय रियल इमेज, क्योंकि रियल इमेज पे मैंने इस चैप्टर में बहुत सारी बात करनी है, तो गौर से देखिएगा। रियल इमेज किसे कहते हैं? मान लीजिए कि आपके पास ये एक सेंट्रल एक्सिस है, इस सेंट्रल एक्सिस के इस तरफ एक लेंस पड़ा हुआ है। सो व्हाट इज द रियल इमेज? रियल इमेज क्या होगा? मान लीजिए कि इस रियल इमेज के एक तरफ मैं ऑब्जेक्ट प्लेस कर रहा हूं और इसके दूसरी तरफ इसका इमेज बन रहा है, इसके दूसरी तरफ इसका इमेज बन रहा है। सो भाईजान ये जो इमेज होगा दैट विल बी कॉल्ड एज रियल इमेज। रियल इमेज इज ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, जहां पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है उसकी ऑपोजिट साइड पे, उसकी दूसरी तरफ, लेंस की परली तरफ, जिसे उर्दू में बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रियल इमेज। हाँ, अगर ऐसा होता कि ये इमेज इसी तरफ बन जाता तो मैं इसे वर्चुअल इमेज बोलता। जैसे कि कायनात वीडियो बिल्कुल स्ट्रक नहीं है, जस्ट चेक योर इंटरनेट कनेक्शन। जैसे कि मैं वर्चुअल इमेज में आपको कहानी समझाने के लिए ड्रॉ करके बताता हूं, क्योंकि मैंने वर्चुअल इमेज भी डिटेल में बताना है। सो वर्चुअल इमेज में कहानी क्या होगी कि फॉर एग्जांपल दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस लाइन, और इसमें ये एक लेंस पड़ा हुआ है मेरे पास, और इस लेंस के पास एक ऑब्जेक्ट प्लेस करता हूं, उस ऑब्जेक्ट का इमेज उसी साइड पे बनता है, तो दिस इज कॉल्ड एज द वर्चुअल इमेज। ये कब कब होगा, सारी बातें बारी बारी डिस्कस करूंगा, तहम्मुल से डिस्कस करूंगा। अभी आपको बेसिक चीजें समझा रहा हूं, कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा हूं। इतना समझ लीजिए कि अगर इमेज दूसरी तरफ बन रहा है तो फिर वो रियल इमेज है, अगर उसी तरफ इमेज बन रहा है तो वर्चुअल इमेज है। अभी ये मत सोचिए कि ये कब होगा, ऐसा कैसे हो सकता है, अभी ये सारी चीजें मैं आपको सारे सवाल क्लियर करूंगा। अच्छा, ये तो पहली बात मैंने आपको बता दी। दूसरी बात कि जो रियल इमेज होता है वो नॉर्मली इन्वर्टेड बनता है, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट सीधा खड़ा इरेक्ट फॉर्म में है तो उसका जो इमेज बनेगा वो इन्वर्टेड होगा, उल्टा हुआ होगा। सो भाईजान रियल इमेज की प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज, एक मिनट बच्चों, जस्ट अ मिनट होल्ड कीजिएगा। अच्छा, आईडी के इधर स्टक हो रही, कायनात मैंने आपसे कहा आपके इंटरनेट का इशू है, अपना इंटरनेट रिफ्रेश कीजिए, आपकी फिर स्टक नहीं होगी इंशाल्लाह। अभी ठहर जाइए, मैं बताता हूं, 5 मिनट्स बिफोर आई लीव। अच्छा, सो अब यहां पे से एक कदम आगे लेके चलता हूं। मैंने बताया कि ये हमेशा इन्वर्टेड बनेगा, तो याद रखिएगा रियल इमेज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये इन्वर्टेड होता है हमेशा। दूसरा, इट कैन बी डिमिनिश्ड और इक्वल साइज, ये प्रॉपर्टीज याद रखिएगा। डिमिनिश्ड किसे कहते हैं? डिमिनिश्ड का मतलब है कि जो रियल इमेज बनता है, रियल इमेज हमेशा डिमिनिश्ड बोले तो छोटा। रिफ्रेश करें, अच्छा हाँ ठीक है, दानिया को उसको मशवरे देंगे, ठीक है। डिमिनिश्ड बोले तो छोटा, यानी कि जो ऑब्जेक्ट का साइज है उसका इमेज उससे छोटा बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा, छोटा बनेगा, उसी साइज का नहीं बनेगा। आमतौर पे यहाँ डिमिनिश्ड होता है या इक्वल साइज का होता है, और रियल इमेज मैग्नीफाइड नहीं होता। रियल इमेज असल ऑब्जेक्ट से बड़ा नहीं हो सकता। इसकी एग्जांपल दे देता हूं, बड़ी कॉमन सी एग्जांपल है, अगर आप यहां पे देख सकते हैं तो यहां पे लिख देता हूं। इसकी बड़ी कॉमन सी एग्जांपल है, दैट इज प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर में अगर आप लोगों ने देखा हो अपने कॉलेजेस में, स्कूल में, तो अगर मूवीज में भी देखा हो तो प्रोजेक्टर पे एक लेंस के एक तरफ ऑब्जेक्ट होता है, वो शुआएं निकाल रहा होता है जो सामने दीवार के ऊपर इमेज बन रहा होता है। तो ऑब्जेक्ट एक तरफ है लेंस के और उसका इमेज दीवार की दूसरी तरफ बन रहा है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज, दिस इमेज इज कॉल्ड एज रियल इमेज। ठीक है जी। तो उसके बाद आपको एक कदम आगे लेके चल रहा हूं, वर्चुअल इमेज की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ा देता हूं। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट बनता है, ये इन्वर्टेड नहीं बनता। प्रॉपर्टीज पढ़ लें, इसकी याद कर लें।
इरेक्ट बोले तो जिस तरह से ऑब्जेक्ट सीधा, इमेज भी उसी तरह से सीधा होगा। इसे इरेक्ट भी बोलते हैं, अपराइट भी बोलते हैं, दोनों लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इरेक्ट सीधा, उल्टा नहीं, इन्वर्टेड नहीं है। फिर इट इज यूजुअली मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड बनता है आमतौर पे, बड़ा बनता है, इमेज छोटा नहीं बनता। इसकी बेहतरीन एग्जांपल है मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास में मैं इसके एग्जांपल को समझाने की कोशिश करता हूं। मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास इसकी एग्जांपल कैसे है देखो। एग्जैक्टली, शाबाश, ठीक है लारिश। इसकी एग्जांपल देता हूं, जब मैं मैग्नीफाइंग ग्लास से अगर मैं इस हाथ को देखूंगा तो ये हाथ एक ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज मैग्नीफाइंग ग्लास के पीछे ही बनेगा, ऐसा नहीं कि इसका इमेज आगे आ गया, मुझे देखेगा फिर भी ये पीछे ही। सो इस केस में मैं कहता हूं कि यार ये इमेज वर्चुअल है। अब मैं आपको बताता हूं ये इमेज वर्चुअल और रियल बनता कब है। हमारे पास एक लेंस में ना 4 पॉइंट्स बड़े अहम होते हैं, उन 4 पॉइंट्स को थोड़ा सा गौर से देखिएगा। एक पॉइंट दिस इज, ये पॉइंट एफ है, तो इसके बरक्स एफ डैश लेंस के दूसरी तरफ 2 पॉइंट्स हो गए। एक दूसरा पॉइंट इस तरफ 2f है और इस तरफ दूसरी तरफ 2f डैश है। ये 4 पॉइंट्स लेंस के बड़े इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा रियल इमेज सिर्फ उसी सूरत में बनेगा, चौथा पॉइंट, रियल इमेज सिर्फ उसी सूरत में बनेगा जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड एफ, फोकल लेंथ, ये सारी फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ से बाहर पड़ा हो। सो इफ ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड एफ, अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड फोकल लेंथ पड़ा तो ही उसका इमेज हमेशा रियल बनेगा। हाँ, इस केस में देखो वही 4 पॉइंट्स यहां ड्रॉ करता हूं, ये f हो गया, ये 2f हो गया, f 2f, इसी तरह यहां पे इसका f और यहां पे इसका 2f। तो इस केस में जो ऑब्जेक्ट है दैट इज विद इन फोकल लेंथ, फोकल लेंथ के अंदर पड़ा हुआ। चौथा पॉइंट, हाज अ पॉइंट ऑन चौथा। सो ऑब्जेक्ट इज विद इन फोकल लेंथ, उसका इमेज हमेशा वर्चुअल बनेगा। सिंपल सी बात, सिंपल सी कहानी। नजदीक, नजदीक, ये क्या लिखा है बेटी तैयबा, मैं कुछ नहीं पढ़ सका। तो नहीं जी यार, ये सिंपल सी कहानी रियल और वर्चुअल इमेजेस के ऊपर थी। अब बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर करने लगा हूं, दैट इज ओरिएंटेशन। सर प्रोजेक्टर की इमेज इन्वर्टेड नहीं होती तो रियल कैसे है? हाँ, बड़ा अच्छे से वाले ने भी क्या खूबसूरत बात की आपने। उसमें ऑब्जेक्ट इन्वर्ट होता है, ऑब्जेक्ट उल्टा लगा होता है, उसकी इमेज हमें सीधी होगी। इन्वर्ट मतलब जो भी होगा उसका उलट, उसमें ऑब्जेक्ट ऐसे लगा होता है, यानी उसमें ऑब्जेक्ट ऐसे होता है, उसका इमेज हमें ऐसे करके दिखा रहा होता है। पॉइंट समझ में आप? सर ये रुखैमा क्या काकी, जी दोनों में है काकी, दोनों में है, एम्प्टी कैटनम्स दोनों में है, ये लाइट दोनों में है। लो भाई, अब बात करनी है ओरिएंटेशन पे, ओरिएंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ऑब्जेक्ट कहां हो तो इमेज कहां होगा, और कैसा होगा, कैसा होगा वो समा, आई मीन कैसा होगा वो इमेज। बस यही इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर में, और तो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी सारा एकदम हो जाएगा। सर हमारी आंखें भी इन्वर्ट, यार क्या खूबसूरत बात कर दी। हमारी आंखें, ये बड़ा, ये एमसीक्यू है, सारे सारे लिख लो। हमारी आंखें कौन सा इमेज देखती हैं? रियल इमेज देखती हैं कि इन्वर्टेड के वर्चुअल इमेज देखती हैं? हमारी सारी आंखें जो है रियल इमेज देखती हैं। वी ऑल सी रियल इमेजेस। मगर हमारी रेटिना उस इमेज को, हमारे रेटिना का काम क्या है, उसको सीधा करके फिर ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाती है। इमेज हमारी आंख पे इन्वर्टेड ही बनता है, उसे फिर सीधा करके दिमाग तक पहुंचाया जाता है। वर्चुअल इमेज के एग्जांपल मैंने मैग्नीफाइंग ग्लास बता दिया। मैग्नीफाइंग ग्लास इज एन एग्जांपल ऑफ वर्चुअल इमेज। फिर वर्चुअल इमेज की एग्जांपल, आप लोग जो इस वक्त मुझे देख रहे हो, यू आर वाचिंग माय वर्चुअल इमेज, यू आर नॉट वाचिंग माय रियल इमेज। आप मेरा वर्चुअल इमेज देख रहे हैं इस वक्त। जो आप लोग मेरी स्क्रीन पे मुझे इस वक्त देख रहे हैं, मेरा एक वर्चुअल इमेज है, यानी कि कैमरे के इस तरफ मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है और मेरा इमेज भी कैमरे के इस तरफ ही बन रहा है, यानी स्क्रीन में आप मुझे कैमरे के उस तरफ पा रहे हैं, कैमरे के उस तरफ देख रहे हैं। यहाँ यू आर वाचिंग मी एज अ वर्चुअल इमेज, राइट? ऑप्टिकल आपके माइक्रोस्कोप वर्चुअल इमेज बनाते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास वर्चुअल इमेज बनाते हैं, टेलीस्कोप वर्चुअल इमेज बनाती है, पेरिस्कोप वर्चुअल इमेज बनाती है।
आगे पढ़ाऊंगा और भी एग्जाम्पल्स आगे करवाऊंगा इसको। कजीमा बात समझ में आई कि अगली पिछली भी गई? So लो भाई, so I'm going to talk about on object image orientations। ऑब्जेक्ट कहां, इमेज कहां? हमारा माइंड भी वर्चुअल ही बनाया बख्तावर, आई बनाता नहीं। आपका माइंड रियल इमेज, आपके मतलब असल में माइंड इमेज नहीं बनाता, इमेज लेंस बनाता है जो आपकी आंख पे लगा हुआ है, वो रियल इमेज बनाता है। देखो आप आंख के इस तरफ हो, ये कैमरा जो मैं इस वक्त देख रहा हूं मेरी आंख के इस तरफ है, इसका इमेज मेरे आंख के पीछे रेटिना पे बन रहा है, वो इन्वर्टेड है, मेरा रेटिना उसे ठीक करके सीधा करके ऊपर पहुंचा रहा है, तो लेंस इमेज बनाता है, मेरा लेंस रियल इमेज बना रहा है जो मेरा रेटिना ठीक कर रहा है, इन्वर्ट को सीधा कर रहा है, एग्जैक्ट अपराइट कर रहा है। हमने तो रियल इमेज देखने के लिए एडमिशन लिया था। अब्दुल हादी, गुड, नाइस वन यार, ये अच्छा है। सर मिरर क्या है, आपका क्या ख्याल है, मिरर कौन सा इमेज बनाता है? देखिएगा, मैं मिरर की एग्जांपल अगर दूं, आई एम स्टैंडिंग हियर, सामने उसका इमेज इस तरफ बन रहा है, राइट, वर्चुअल इमेज बनाता है, मिरर प्रोड्यूस अ वर्चुअल इमेज। हाँ देखा ना, वर्चुअल इमेज बनाता है। ओ नो अब्दुल हादी, मुताहर तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया था यार। हाँ जी, इमेजिनेशन इज वर्चुअल, इमेजिनेशन होती ही वर्चुअल है। तो भाई ऑब्जेक्ट और इमेज ओरिएंटेशन में लेट्स से शुरू होने लगा हूं मैं। दिस इज योर ऑब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट है। आज के लिए बस इसी को डिस्कस करेंगे। लेट्स से ये एफ, ये 2F, F2F, लो भाई पहला है, लेट्स से ऑब्जेक्ट जो है दैट इज ऑन इंफिनिटी। केस वन इज ऑब्जेक्ट इज ऑन इंफिनिटी। फिर क्या होगा? लो भाई समझा मित्रों बच्चों। सो फर्स्ट केस आई एम डिस्कसिंग इज ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। याद रखिएगा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे पड़ा हुआ, इंफिनिटी से मुराद ऑब्जेक्ट बहुत दूर यहां पे कहीं पे पड़ा हुआ। पहला केस है, केस वन डिस्कस करने लगा। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे केस वन है, इसलिए इसके ऊपर वन लिख दिया। ऑब्जेक्ट जो इंफिनिटी पे पड़ा हुआ है, तो एक बात तो सीधी जाहिर होती है यहां से कि ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ से बाहर पड़ा हुआ है, तो इमेज जो हमेशा रियल बनेगा। दिस इज एफ, ओहो दिस इज 2F, सॉरी ये 2F है, दिस इज एफ, इसी तरह ये भी एफ डैश और ये 2F, ठीक है। क्योंकि एफ से बाहर इमेज पड़ा हुआ है, तो इसका ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो इसका इमेज फॉर श्योर रियल बनेगा। तो पहली बात, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो एक बात तो समझ में आ गई, इसका इमेज रियल होगा। एक बात, इमेज इज रियल। अब दूसरी बात यह है कि इसका इमेज बनेगा कहां। तो देखो यार, आपने कॉमन सी बात पढ़ी हुई है कि जब लाइट की रे लेंस में से पास करती है तो एक पॉइंट पे फोकस हो जाती है, ऐसी है, एक पॉइंट पे फोकस हो जाती है। अब वो लाइट की रेस जो पैरेलल आ रही होती है ना, वो असल में इन्फिनिटी से आ रही होती है। इमेज हमेशा वहां पे बनता है जहां पे लाइट की रेस फोकस होती है। सो भाई इन्फिनिटी से लाइट की रेस आ रही है, फोकस कहां पे हो रही है? प्रिंसिपल फोकस पे, फोकल लेंथ पे फोकस हो रही है। तो याद रखिएगा, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ है, तो पहली बात उसका इमेज रियल बनेगा और बनेगा फोकल लेंथ पे, एट फोकल लेंथ, यानी एट प्रिंसिपल फोकस, एट एफ डैश पे बनेगा। शाबाश शाबाश तैयबा, गुड गुड बेटी। लो भाई, और बनेगा सेम साइज का, उसी साइज का, प्रिंसिपल फोकस पे बन रहे, प्रिंसिपल फोकस पे बनने वाले इमेज की खासियत ये है कि वो उसी साइज का दिखाई देता है जो वो होता है, ठीक है जी। सो दूसरी बात,
इट इज इन्वर्टेड, रियल है तो इन्वर्टेड तो होगा ही, इन्वर्टेड होगा और सेम साइज का भी होगा, सेम साइज का भी होगा, हमें उसी साइज का नजर आएगा जिस साइज का वो है। ले जी, इसके बाद केस 2 करवाता हूं। लेट्स से द केस 2 इज द, अब नाउ जो है शॉर्ट स्क्रीन ना, गलत, कायनात आपके लिए जो स्क्रीन पे इमेज प्रोड्यूस होती है वो रियल होती है। बताता हूं कैसे। हाँ जी तैयब शाबाश, एग्जैक्टली, मैं उस पॉइंट को भी क्लियर करता हूं। मैं कायनात के पहले पॉइंट को क्लियर कर दूं। कायनात आपकी बात गलत है। जो पर्दे पे जो स्क्रीन पे इमेज बन सकती है ना वो रियल इमेज होती है। रियल इमेज की डेफिनेशन में भी लिखा जाता है, द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन इज, दैट इज रियल इमेज। आपके केस में जो स्क्रीन, जो आप मुझे देख रहे हैं ना, आपके केस में जो स्क्रीन पे इमेज आ रही है वो लेंस तो मेरे पास है, आपके पास सिर्फ स्क्रीन, आपके पास सिर्फ इमेज आ रही है। सो आप ये डिसाइड नहीं कर सकते खाली स्क्रीन को देख के ये कौन सी की। इसलिए मैंने कहा था आपके केस में जो आप मुझे देख रहे हो वो वर्चुअल इमेज देख रहे हो, क्योंकि लेंस की इस तरफ ही मैं हूं और लेंस आपको दिखा भी इसी तरफ रहा है, तो इस केस में ये वर्चुअल है। इसकी एग्जांपल देता हूं, एक लेंस कोई भी पकड़ी के छोटा और कमरे में अगर आपकी खिड़की है तो खिड़की को खोलिएगा। फॉर एग्जांपल अगर उस तरफ खिड़की है तो उस लेंस को पकड़ के इस तरफ लेके आइएगा। जो कुछ भी खिड़की के परे बना होगा ना वो लेंस में से लाइट गुजर के इस व्हाइट बोर्ड पे या इस व्हाइट स्क्रीन पे उसका इमेज बनना शुरू हो जाएगा। सो क्योंकि इमेज स्क्रीन पे सामने बन रहा है, इमेज ड्रॉ हो रहा है, आप देख रहे हो एक अलग वर्चुअल इमेज को सिर्फ आप देख सकते हो, जबकि आपके सामने रियल इमेज स्क्रीन पे ड्रॉ होता है, इट इज ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। सो वो इमेज यहां पे आपने लेंस पकड़ा हुआ है, खिड़की के पीछे चीजें ऑब्जेक्ट है, लाइट की रेज़ में से गुजरेंगे, स्क्रीन पे इमेज बनेगा, वो इमेज ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन है, वो रियल इमेज कहलाएगा। हाँ, अब वो आंख की बातों से बातें निकलती जाएंगी, मजा आ रहा है। आपकी आंखें जो इमेज देख रही है मेरा, अब उस केस में ऑब्जेक्ट स्क्रीन है, जो स्क्रीन है वो ऑब्जेक्ट है। आपकी आंखें स्क्रीन को देख रही है तो ऑब्जेक्ट स्क्रीन है, उसका इमेज आपकी आंख के रेटिना पे बन रहा है, वो रियल इमेज बन रहा है। लेकिन जो कैमरा जो प्रोड्यूस कर रहा है ये रिजल्ट, ये कैमरा जो मुझे मेरा इमेज प्रोड्यूस कर रहा है वो वर्चुअल, आपकी आंखें जो इमेज प्रोड्यूस कर रही है वो रियल है। मोबाइल का कैमरा, मोबाइल का कैमरा, यार ये बड़ी अच्छी एग्जांपल दी है। मोबाइल का कैमरा भी वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस करता है। यस, कैमरा प्रोड्यूस वर्चुअल इमेज। आंखों का धोखा, हाँ जी। सो ये लिख लिया होगा आप लोगों ने, बिठा रहा हूं। सो उसके बाद जो नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट इज सेकंड पॉइंट में जो इमेज है दैट इज बियॉन्ड 2f, यानी इमेज नहीं सॉरी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f, यानी कि ऑब्जेक्ट आपका यहां पे कहीं पे, ऑब्जेक्ट 2f से बाहर पड़ा हुआ, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f। सो इस केस में क्या होगा, इमेज विल बी बिटवीन f एंड f डैश। इमेज आपका ये ऑब्जेक्ट है लेट्स से, तो आपका इमेज f डैश और f के दरमियान में यहां बनेगा, लेकिन फिर केस वही है क्योंकि f से बाहर है तो इमेज रियल होगा। सो केस क्या है जी, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f। सो इसकी प्रॉपर्टी जरा फटाफट से सुनते चले जाइएगा। इस केस में अब्दुल्ला अच्छा यार देखिए शुगर लग गया, लो जी। सो फर्स्ट पॉइंट इज इमेजेस रियल, कहां पे, बिटवीन f डैश एंड 2f डैश, और होगी क्या, इन्वर्टेड होगी और डिमिनिश्ड होगी, छोटी होगी। ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज है, जरा इसको कहीं लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर तीसरे केस में केस नंबर 3 भी आपके सामने लिखता हूं, अभी जगह है मेरे पास नीचे। केस नंबर 3 कुछ ऐसे है कि ऑब्जेक्ट जो है दैट इज ऑन 2f, लेट्स से ऑब्जेक्ट इज ऑन 2f, ऑब्जेक्ट 2f पे पड़ा हुआ, लेट्स से मान लो कि अब जो ऑब्जेक्ट है वो यहां पड़ा हुआ है,
ये ऑब्जेक्ट। अब क्या होगा, देखो अभी भी पड़ा तो एफ से बाहर है तो बनेगी रियल इमेजिंग। ऑब्जेक्ट ऑन 2f, इसका इमेज भी 2f पे ही बनेगा, लाइक दिस हियर। सो पहला पॉइंट, इमेज कहां पे, इमेज कौन सा रियल है और कहां पे एट 2f डैश, और सेम साइज का बनेगा, इन्वर्टेड होगा और सेम साइज का बनेगा। लो भाई ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। और सर आपका साया व्हाइट बोर्ड पर शो हो रहा है, साया खजीमा, साया इज नॉट एन इमेज, साया इज नॉट एन इमेज। मेरा साया, ये साया इज नॉट एन इमेज यार, ये इमेज नहीं है, ये एक शेडो है, शेडो इज नॉट एन इमेज। इमेज शेडो बनता है एब्सेंस ऑफ लाइट की वजह से, इमेज बनता है प्रेजेंस ऑफ लाइट की वजह से, शेडो इज द इनवर्स ऑफ इमेज, ठीक है। फिर चौथा केस करवाता हूं, लेट्स से इट इज बिटवीन एफ एंड 2f। यहां पे चौथा केस, चौथा केस है बिटवीन f एंड 2f, यानी कि यहां पे कहीं पे, अब आप आगे आते जा रहे हैं, अब आप यहां पे ऑब्जेक्ट ले आए हैं अपना, क्योंकि अभी भी ऑब्जेक्ट f से बाहर है तो बनेगा वर्चुअली, मगर बनेगा बियॉन्ड 2f। यहां पे रियल इमेज बियॉन्ड 2f डैश और डिमिनिश्ड होगा, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड। सर पर भूत भी तो शैडो ही लगते हैं। शाबाश शाबाश अबीबा, गुड यार, मेरे बच्चों को ये इन बेसिक्स का पता है, तो बड़ी अच्छी बात है यार, दैट इज वेरी गुड, दिल खुश हो गया। लीजिए उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज ऑब्जेक्ट एफ पे पड़ा हुआ, जो तैयबा ने पहले ही बता दिया। पांचवा पॉइंट, ऑन ऑब्जेक्ट ऑन एफ, लेट्स से अब ऑब्जेक्ट एफ पे पड़ा हुआ, अब क्या होगा, लाइट की रेज इसमें से निकलेंगी, निकल के फैल जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, मिलेंगी ही नहीं आपस में। जब आपस में मिलेंगी ही नहीं तो इमेज कहां बनेगा, वो इन्फिनिटी पे जाके बनेगा। एफ पे स्टिल इमेज रियल होगा, ठीक है। सो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा, इन्वर्टेड, और ये आखिरी ये वाहिद केस होगा, इमेज इज रियल इन्वर्टेड एट इन्फिनिटी। ये वाहिद केस है जिसमें इमेज मैग्नीफाइड होता है, क्योंकि वो बन ही इन्फिनिटी पे जाके रहा है तो हम कहते हैं कि वो मैग्नीफाइड होगा, अलबत्ता वो इमेज ऑब्टेन करना पॉसिबल नहीं है। तो नहीं जी, हम कहते हैं कि वो मैग्नीफाइड है। ये एक पॉइंट एमसीक्यू है, ये एक पॉइंट एमसीक्यू है। सो दिस इज द एमसीक्यू पॉइंट के भाई रियल इमेज मैग्नीफाई कब होता है, रियल इमेज मैग्नीफाई तब होता है जब ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ पे पड़ा हो, एफ पे पड़ा हो, ठीक है। लेकिन भी एक पॉइंट और करवाता हूं उसका, बिटवीन एफ एंड लेंस, अगर ऑब्जेक्ट जो है बिटवीन एफ एंड लेंस और एफ के दरमियान पड़ा हो, यानी ऑब्जेक्ट जनाब अब यहां पड़ा हो, क्योंकि अब इनसाइड फोकल लेंथ आ गया तो ऑब्जेक्ट का जो इमेज हो जाएगा वो वर्चुअल हो जाएगा। वो ऑब्जेक्ट का इमेज विल बी वर्चुअल। नाउ व्हेन इमेज विल बी वर्चुअल तो मैग्नीफाई भी होगा। सो वर्चुअल इमेज मैग्नीफाइड भी होगा, इरेक्ट भी होगा और कहीं पे भी बन सकता है। अब ये डिपेंड करता है इसकी पोजीशन पे। वैसे आमतौर पे बियॉन्ड 2f बनता है, जनरली आमतौर पे बियॉन्ड 2f बनता है, यानी 2f से पीछे बनता है आमतौर पे जनरली। तो ये जी आपकी चंद 6 ओरिएंटेशन सीधी सीधी सादी सादी आ गई।
अब उसके बाद जो अगला पॉइंट आपके साथ शेयर करना दैट इज, बस 5 मिनट और, दैट इज एरर्स। लेंसेज में क्या क्या एरर्स आ सकते हैं, क्या क्या एरर्स होते हैं एक्चुअली असल में। कहते हैं फिजिक्स मुश्किल होती है, मैं कहती हूं कॉटन के कपड़े इस्त्री करना था मुश्किल है। अच्छा आयशा कहती है उसके बाद छुट्टी, हाँ जी उसके बाद छुट्टी। आयशा कहती है मैग्नीफाइड रियल इन्वर्टेड इमेज इज पॉसिबल, मैग्नीफाइड रियल इन्वर्टेड, हाँ जी वो सिर्फ एक ही केस में है जब प्रिंसिपल फोकस पे पड़ा हो, ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे पड़ा हो तो रियल इमेज इन्वर्टेड होती है और मैग्नीफाइड होती है आयशा, ठीक है। भाइयों की, अच्छा जी आप लोग सारे, इसका मतलब अच्छी अच्छी बच्ची हैं जी, सारे घर के काम शाम करती हैं, दैट इज वेरी गुड। लें जी एब्रेयंस ऑफ लेंस, बस आखिरी एब्रेयन ऑफ लेंसेज। एब्रेयन बोले तो डिफेक्ट्स ऑफ लेंसेज, एब्रेयन बोलते हैं डिफेक्ट्स को, डिफेक्ट्स ऑफ लेंसेज। बचपन में पढ़े हुए हैं ना कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं। अभी मैंने आपको चैप्टर में बहुत सी नई चीजें करवानी है। वो 2 किस्म के डिफेक्ट्स होते हैं, आपने बचपन में पढ़े हुए। एक को बोलते हैं क्रोमैटिक एब्रेयन और दूसरा सेफेरिकल एब्रेयन। पहले क्रोमैटिक एब्रेयन करवा दूं सर आखिर में एक एमसी, ताकि ये एमसीक्यू के पॉइंट्स नहीं है हाफसा, एमसीक्यू करवाऊंगा आगे। सर व्हेन वी व्यू एन अंडर वाटर ऑब्जेक्ट द इमेज वी सी रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, यस वेरी गुड क्वेश्चन, दैट इज एक्चुअली अ रियल इमेज। असल में वो रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है, उसमें लाइट की रे, फिजा बच्चे लाइट की रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में डायरेक्ट ट्रेवल कर रही है एक्चुअली यू आर, ओह वेरी गुड क्वेश्चन यार फिजा, ये तो मैंने क्वेश्चन अब सुना समझा फिजा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो जो लाइट की रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है ना तो वो आप वर्चुअल इमेज देख रहे होते हैं यार, ये बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है यार फिजा। अगर मैं क्वेश्चन डिस्कस करूं बच्चों, ये क्वेश्चन देखिएगा, एक मछली है यहाँ पे, मेरी खूबसूरत सी मछली, और ये आप खड़े हैं, लाइट की रे, चले मैं रिफ्लेक्शन में थोड़ा सा बता देता हूं होता क्या, ये एक नॉर्मल है। लाइट की रे जब एक मीडियम से रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड होती है लाइट की रे। थोड़ा सा मछली को आगे बनाए, ये मछली है यहाँ पे लेकिन लाइट की थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, मछली हमें यहां पे नजर आएगी, मछली हमें यहां पे नजर आएगी, है आगे है मछली, ये असल बात ये था, हमें पीछे नजर आएगी। हमें पीछे नजर क्यों आएगी, क्योंकि रिफ्लेक्शन में हमको पता लाइट की रे जब एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है लाइट की रे बेंड हो जाती है। सो अब आपको जो मछली का इमेज यहां पे नजर आ रहा है, मछली असल में यहां पे है नहीं, वो आगे है। सो यू आर वॉचिंग द वर्चुअल इमेज, आप ये वर्चुअल इमेज देख रहे हैं उसका, वो है नहीं असल में यहां पे, ठीक है। सर मैंने कल वाला जी बिल्कुल मैंने कल वाला एक्सप्लेन करवा, अच्छा हाँ पिछला टॉपिक कह रही है, अच्छा ठीक है। पूछें तैयबा, तैयबा पूछेंगे क्वेश्चन है जी। अब बस खत्म हो गया। जैसे माइक्रोस्कोप सिंपल एंड कंपाउंड होती है, टेलीस्कोप जस्ट कंपाउंड होती नहीं, टेलीस्कोप सिर्फ कंपाउंड ही होती, सिंपल नहीं होती। बस क्रोमैटिक एब्रेशन कल करवाऊंगा। मैंने ना अफसर सिर्फ ये बताया था कि एक्सरेज सिर्फ क्रिस्टल से ही डायफ्रैक्ट होती हैं,
क्रिस्टल स्ट्रक्चर से ही डायफ्रैक्ट होती हैं। ये डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से डायफ्रैक्ट नहीं होती, क्योंकि इनकी वेवलेंथ, एक्सरेज की जो वेवलेंथ है वो 10⁻⁻10 मीटर की है। मैंने डायफ्रैक्शन के लिए शर्त बताई थी, डायफ्रैक्शन की कंडीशन बताई थी कि वेवलेंथ मस्ट बी इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल, रुकावट के साइज जितना साइज होना चाहिए वेवलेंथ का। अब होता क्या है, वेवलेंथ है 10⁻⁻10 की, ऑब्स्टेकल का साइज होता है डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में, ग्रेटिंग में डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का साइज होता है 1 माइक्रोमीटर, यानी ये बहुत बड़ा है, ये छोटा है। सो वो ग्रेटिंग में से जो एक्सरेज हैं वो इजीली पास कर जाती हैं, उनके अंदर से गुजर जाती हैं, डायफ्रैक्ट नहीं होती, इजीली बीच में से पास कर जाती हैं। सो डायफ्रैक्शन के लिए क्रिस्टल स्ट्रक्चर जरूरी है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एक एटम की लेयर और दूसरी जो नीचे वाली लेयर है, 3 एटम ऊपर वाली लेयर में, 3 एटम नीचे वाली लेयर में, इन दो लेयर्स के दरमियान जो फासला है वो 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर का होता है। यानी अब फासला जो है वेवलेंथ के ऑर्डर का हो गया, अब डायफ्रैक्शन पॉसिबल है। ठीक है, ये जी यहां पे बात खत्म होगी। कल चैप्टर 10 को एंड करूंगा, वाइंड अप करूंगा। यहां पे आज की बात को खत्म करता हूं। थैंक यू सो मच। सवाल है तो बताइएगा कोई। बस कर दी आनी है, देखें आपकी बात में बस कर दिया। फिजा बेटी कुछ समझ आई बात कि आज आपका पहला दिन था? मुझे यकीन है कि समझ नहीं आई है, आई समझ दैट, मुझे यकीन है समझ नहीं आई, अगर आई हो तो वेरी गुड। घबराने लगा, भजन बंद कर दे।